नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी एमटीएस और सीजीएल के लिए जो 30 वीडियो की सीरीज़ चलाई जा रही थी, उन 30 वीडियो के सीरीज़ में से आज आप 16वीं वीडियो वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 15 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। देखिए दोस्तों, मैं गांव गया था और बहुत दिनों के बाद, करीब 12 दिनों के बाद आज घर से वापस आ गया था। वैसे तो कल ही आ गया था। तो आज से मैं लगातार यूट्यूब पे जो भी क्लासेस हमारी बची हुई है वो मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगा, रोज़ाना एक एक। ठीक है मेरे भाई, क्या है, कुछ दिक्कतें भी है। इस बार मैं अकेले आया हूँ, फैमिली नहीं आई है, तो खाना पीना भी देखना है, नौकरी भी देखना है और आपका सेवा भी करना है। पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द समाप्त करा दिया जाए। ठीक है भाई, जो बच्चे ये कमेंट करते हैं कि इस सीरीज़ की सभी पीडीएफ कितने की मिलेगी, तो सबसे पहले इस सीरीज़ में आपको पीडीएफ कितनी मिलती है, तो 30 तो वीडियो आएगी। जैसा आप वॉच कर रहे, आज देख रहे हैं 16, 14 और हो जाएंगे तो 30 हो जाएंगे। 3 ट्रायल वीडियो हो रखे हैं तो 33 हो गए, है ना। इसके अलावा 20 से अधिक टॉपिक की आपको जो है ये मिल जाएगा टॉपिक वाइज, जिसमें एक तो कंपाइल करके मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो इतने सारे चीज़, साथ ही एनालिसिस जो 2024 में एसएससी की एग्ज़ाम हुई वो भी आपको मिल जाएगा मात्र 49 रुपये के अंदर। देखिए, ई बुक के बारे में अब तक तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि इसकी क्या खूबी है, कितने क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे करीब हज़ारों बच्चों के पास है, तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। ये जो ई बुक है ये हमारी 100+ क्लास की मटेरियल है, और जब आप एक क्लास को देखते होंगे तो आप अंदाज़ा लगा लेते होंगे कि भाई अन्य जगह के अपेक्षा बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ मिल जाती है। तो ऐसे ऐसे 100 क्लास प्लस टॉपिक वाइज प्लस एनालिसिस आपको ई बुक के साथ दिया जाता है, जो 99 रुपये की है। और ये सीरीज़ जो आप देख रहे हैं ये आपका 49 रुपये की है। साथ ही साथ बिहार एसएससी की पीडीएफ 49 रुपये की है, जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में भी रामबाण कार्य करेगा, नहीं करेगा तो मैं यही हूँ। इसके अलावा रेलवे की पीडीएफ 49 रुपये की है, यूपीपी की पीडीएफ मात्र 35 रुपये की है ना। तो ये सब आप ले सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। ये जो मोबाइल नंबर है इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक क्लिक करके भी व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले कुछ अपडेट है करंट अफेयर के लिहाज से, इसे देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मनोज सोनी साहब जो यूपीएससी में अध्यक्ष हुआ करते थे, है ना, ये अपने निजी कारण के चलते जो है इस्तीफा दे दिए थे, तो इनकी पोस्ट जो है वैकेंट था। अब ये पोस्ट को फिल कर लिया गया है। प्रीति सूदन मैडम जो है इस पे आसीन हो गई है। प्रीति सूदन यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जो पेरिस में ओलंपिक, है ना, रनिंग प्रोसेस में है, चल रहे हैं, तो भारत के लिए पहला मेडल मनु भाकर ने जीती। ये कौन से खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, 10 मीटर, है ना, निशानेबाजी में मनु भाकर भारत के लिए मेडल जीतने वाली प्रथम महिला भी बनी है। अगर महिला की क्रमांक की बात करेंगे, आने वाले दिन क्वेश्चन गुड पूछता है कि भाई ये कैमा महिला होगा, तो आप कहेंगे ये भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली 8वीं महिला होगी। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, शुरू करते हैं आज का क्लास। जय जय श्री सीताराम। पहला क्लास है भैया, पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीया ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में विजय स्तंभ और एक मंदिर का निर्माण करवाया था? ये थे भैया रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पे रहेगा? तो ये तमिलनाडु के अंदर रहेगा। कलाम साहब का नाम भी रामेश्वरम से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो ये रामेश्वरम में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीया ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसे हराने के बाद? परांतक प्रथम, जो कौन से वंश से ताल्लुक़ रखते थे? तो चोला वंश से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करते हैं, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं भैया दंती दुर्गा, है ना। राजधानी इनके मान्य खेत हुआ करता था। चित्तौड़गढ़ में भी विजय स्तंभ है। इनके निर्माण कौन करवाए थे? राणा कुंभा ने करवाए थे। ये भी कई बार, खास करके रेलवे की जो नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है वहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके अलावा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने करवाया
करवाया था। इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और फैक्ट आगे है, नागलपुरम शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने करवाया था। अब ये कृष्णदेव राय कौन है ना, कृष्णदेव राय कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य के परम प्रतापी राजा जो तुलुव वंश से ताल्लुकात रखते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया था, है ना, फिर सुलुव, तुलुव, है ना, अब फिर अरविदु वंश ने शासन किया था। तो ये 4 वो वंश हैं जो विजयनगर साम्राज्य के अधीन शासन किए थे। तो उनमें जो तुलुव वंश के एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है कृष्णदेव राय, और विजयनगर साम्राज्य में ओवरऑल सबसे ज़्यादा फेमस राजा यही हुए। ठीक है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। उनके मंत्री परिषद को अष्टदिग्गज कहा जाता था। आपको याद आ रहा होगा शिवाजी के मंत्री परिषद, तो शिवाजी जो मराठा सेना शासक थे, तो इनके जो मंत्री परिषद हुआ करता था उसे अष्ट प्रधान कहते थे। दोनों में अष्ट कॉमन है, लेकिन जो कृष्णदेव राय है वो दिग्गज लगाते हैं अष्ट के आगे, और शिवाजी साहब के जो मंत्री परिषद हुआ करता था वो अष्ट प्रधान हुआ करता था। जाम्बती कल्याणम तथा आमुक्त माल्याद, ये किताब के लेखक कौन है भैया? तो कृष्णदेव राय ही है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के अधीन तुलुवा वंश के संबंधित है, ये मैंने अभी बता दिया था। दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने करवाया था। मेरा एक भी पॉइंट को स्किप मत करना, हो सकता है एक जो ये डॉट दिख रहा है उसमें 5 से 6 प्रश्न की सफाया है, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मेरा पूरा क्लास देख लिए तो आप 300 बातें जानेंगे। हो सकता है कि उसमें से 100 से अधिक बात आप पहली बार सुनेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छे से सुनिएगा, है ना। दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने करवाया था। मुर्शिदाबाद तथा फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करवाया था। हुमायूं की मकबरा का निर्माण हाजी बेगम या बेगा बेगम ने करवाई थी। एतमादुल्ला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने अपने पिता ग्यास बेग के लिए करवाया था, है ना, जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित मकबरा था। तो इस प्रकार से कई कुछ आपने देखा कि किसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्थर के मस्जिद जो कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले पटना में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? परवेज, मुगल वंश से संबंधित है। गुजरात के मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के शासक भीम प्रथम ने करवाया था। डायरेक्ट पूछता है कि ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये किस राज्य में है? तो आप कहेंगे गुजरात में है। और मोढेरा से आपसे एक क्वेश्चन भी आया था कि जो सोलर ग्राम है इंडिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित पूर्ण रूप से गांव है, यह आपका मोढेरा गुजरात के अंदर ही स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर आपने सुना होगा। कल हो के अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को बाल के खाल निकाले कि भाई दिलवारा की जो जैन मंदिर समूह है उनमें मंदिरों की संख्या कितनी है, तो आप कहना 5 है। ठीक है, 5 गो मंदिर है ना। तो ये जो निर्माण है चालुक्य वंश के काल में करवाया गया था। कहा जाता है कि उनके जो सामंत है विमल, उनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो इसमें 5 गो मंदिर है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो के जो मंदिर समूह है, खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिरों का समूह है ना। तो इनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि खजुराहो के मंदिर समूह में सबसे बड़ी मंदिर कौन सी है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। यहाँ पे कितने रथ हैं? तो 8 रथ हैं, जिनमें 6 रथ किसके नाम पे आ जाएगा? 5 रथ किसके नाम पे आ जाएगा? तो पांडव और द्रौपदी के नाम पे आ जाता है ना, पांडव प्लस द्रौपदी, है ना। तो इसमें जो है 5 रथ कैसे हुआ भाई? पांडव माने 5 और द्रौपदी मतलब एक तो 6 जन हुए। तो 2 गो जो रथ है ना वो कंबाइंड है, दोनों छोटका भाई का, नकुल और सहदेव का कंबाइंड है। बाद बाकी अलग अलग रथ है, सभी भाइयों के नाम और द्रौपदी के नाम। इनके अलावा
पट्टादकल के जो मंदिर समूह हैं उनमें कितने मंदिर हैं, तो आप कहना 10 मंदिर हैं, जिनमें 9 का निर्माण चालुक्य शासक ने करवाया है। जो अपवाद है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि पट्टादकल के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया। बच्चे सट्ट से मार देते हैं चालुक्य, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रकूट आंसर होगा। देखिए 10 गो जो मंदिर है ना पट्टादकल में, पट्टादकलु भी कहते हैं इसे, तो 9+1, तो जो 9 गो है ये बनवाया था चालुक्य ने, जो एगो बचा ना वो राष्ट्रकूट ने बनवाया है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रकूट के द्वारा एलोरा का कैलासा मंदिर भी बनवाया गया था। एलोरा और अजंता का गुफा कहाँ पे रहेगा, तो ये महाराष्ट्र में रहेगा, है ना। चलते हैं आगे, कार्ला का गुफा भी महाराष्ट्र में है भाई, ध्यान रखना। इसके अलावा ये ई बुक का इमेज है, बाद बाकी हम ऊपर में आपको समझा दिए थे कि 100+ क्लास है कि जो है मटेरियल है, कैसे प्राप्त करना है, तो नंबर या लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज के जरिए प्राप्त करना है। लाइकेन कवक तथा साइनोबैक्टीरिया या शैवाल के सहजीवता का परिणाम है। इनके किस भाग में क्लोरोफिल पाई जाती है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आने वाले दिन के लिए, है ना, कि भाई जो लाइकेन होती है इनके कौन से पार्ट में आपका जो है क्लोरोफिल पाई जाती है। सबसे पहले लाइकेन कोई स्वतंत्र जीव नहीं है, इसमें शैवाल और कवक का जो है सहजीवी रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोबायोंट होगा, जगह का नाम है फोटोबायोंट और मायोबायोंट होता है। तो यहाँ पे आपको जो फोटोबायोंट है इस पार्ट में आपको क्या मिलेगा, तो क्लोरोफिल मिलेगा। और जब भी किसी चीज में कोई भी पादप में क्लोरोफिल हो जाता है तो वह स्वपोषी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करने लगता है। सूरज के प्रकाश मिलते ही जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते ही, ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा कई बार कि कवक जो है ये पौधे में नहीं आता है, जीव में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है क्लोरोफिल की अभाव होती है, इसीलिए यह जो है अपने भोजन के लिए दूसरों पर आधारित है, जैसे हम लोग, ठीक है भाई। इसीलिए जंतु के श्रेणी में आप उसको जो है आधा आधा मान सकते हो। चलिए, लाइकेन कोई एकल जीव नहीं है, यह कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें नील हरित शैवाल कवक के साथ भागीदार बनते हैं। नील हरित शैवाल को आप साइनोबैक्टीरिया भी कह देते हो या कहते हो। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया, फैकोलॉजी कहते हैं। और लाल शैवाल को क्या कहते हैं, अलग से पूछा जाता है, रोडोफाइटा। रेड से याद रख लीजिएगा, रेड है ना, रोडोफाइटा, रेडोफाइटा ऐसे याद रख सकते हैं। भूरा शैवाल को फियोफाइटा, फियोफाइसी कुल के हैं इसीलिए इसे फियोफाइटा कहा जाता है। हरा शैवाल को आप क्लोरोफाइटा कहते हैं और नील हरित शैवाल को आपने देखा साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो ये जो भी शैवाल के टर्म्स हैं, प्रकार हैं, उनको और क्या क्या कहा जाता है ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में काम आएगी। इसके अलावा कवक के अध्ययन को आप मैकोलॉजी कहते हैं या कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल की अभाव होती है, जैसा कि मैंने ऊपर ही बात करा है। यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक पिगमेंट नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। पिगमेंट कहने का मतलब यही भैया आपका जो है क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल या फिर इसे हरित लवक भी कहते हैं। इसलिए अपना भोजन के रूप में मृत कार्बनिक पदार्थ का इस्तेमाल करता है। अगल बगल से ये भोजन प्राप्त करते हैं। इसका इनडायरेक्ट आंसर मिट्टी भी हो सकता है, ठीक है, कि भाई जो कवक है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, तो मिट्टी कह सकते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो होना ही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होते हैं, पत्ती के द्वारा होते हैं, ठीक है। तो जब हो ही नहीं रहा है तो फिर मतलब क्या है। चलते हैं आगे। इसके अलावा लाइकेन आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा। एसएससी जीडी 2024 में यहाँ से क्वेश्चन बन गए थे कि निम्नलिखित में से कौन से एक स्थल लाइकेन के उत्पादन के लिए जो है सुयोग्य जगह नहीं है। तो आपको बता दूं कि लाइकेन पेड़ के छाल पे मिलेगा, चट्टान पर मिल सकता है, सूखी लकड़ी पर मिल सकता है, वर्षा वगैरह होकर जब नमी प्राप्त कर ले तो, है ना, चट्टान इत्यादि पर जो है लाइकेन आपको प्राप्त होगा या देखने को मिलेगा। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, बता दिए थे। लाइकेन में पाए जाने वाली कवकीय भाग को जो है माइकोबायोंट कहते हैं, है ना, माइकोबायोंट कहते हैं। अभी मैंने ऊपर बात कर लिया था, क्योंकि भाई जो आपका लाइकेन है ये कवक और शैवाल दोनों को मिली जुली फॉर्म है। तो जो कवक वाला भाग होता है जिसमें आपका, है ना, ये नहीं होगा, यानी क्लोरोफिल नहीं होगा, और शैवाल वाले भाग में क्लोरोफिल रहता है। तो जो क्लोरोफिल रहता है उससे बेसिक क्वेश्चन हमने बनाया था,
कौन सा था भैया वो, है ना, फोटोबायोंट। जो जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं रहता है वो शैवाल वाला पार्ट है, उसे माइकोबायोंट कहा जाता है ना। इसके अलावा लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है और फिर लिटमस का यूज आप कई जगह करते हैं प्रयोगशाला वगैरह में। इसके अलावा निम्नलिखित में से प्रमुख त्योहार तथा संबंधित राज्यों के साथ किसका मिलान गलत किया गया है? जो गलत है वो पहचानना है अपने को। बुमचू उत्सव, भूमचू भी बोलते हैं इसे, बुमचू भी बोलते हैं। जू मतलब वहाँ पे पानी से भरा हुआ पात्र के जैसा जो अर्थ देता है, तो ये सिक्किम में अपने जगह सही लिखा गया है। निशागंधी उत्सव केरल काफ़ी पुराना त्यौहार है, काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो ये भी बहुत अच्छा डिजाइन यानी मिलान किया गया है। फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु, ये भी सही है जी, फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु में ही होते हैं। चालो लोकू गोवा गलत है। गोवा में क्या होता है? चीकल कालो, है ना, चीकल कालो होता है, चीकल कालो, ये मानसूनी मड महोत्सव चीकल कालो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे उसी प्रकार से नाम मिलता जुलता है, चालो लोकू। चालो लोकू गोवा में नहीं होता है, तो चालो लोकू कहाँ पे होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरे भाई, गोवा के अगल बगल दे दिया होता कोई स्टेट, डायरेक्ट पूर्व, डायरेक्ट इधर पश्चिम। चलो, चालो लाकू जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नोक्टे जनजाति या नोक्टे जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहार में, एक सेकेंड, इसके अलावा जो है अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो और सारे नृत्य में आप त्यौहार में जो आएंगे तो आपका सोलुंग त्यौहार होगा, मोपीन त्यौहार होगा, सोंगक्रोन होगा, ड्री फेस्टिवल होगा जो आपातानी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। पेंगसो दर्रा त्यौहार का नाम है ये। लोसर बताया था। अरुणाचल प्रदेश के अलावा आप हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी लगाना, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी होता है ना। न्यूकोम, ये न्यूसी जनजाति के द्वारा, तो ये सभी के सभी त्यौहार आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगा। सिक्किम के अन्य प्रमुख त्योहारों में बात करेंगे आप तो सागा दावा होता है सिक्किम के अंदर। बौद्ध चंद्र कैलेंडर के अनुसार चौथा महीना में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार की बात हो रही है? सागा दावा की बात हो रही है। इसी त्यौहार को सिक्किम में ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। अगर जैसे आपको पूछता है कि भाई त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है, तो आप हॉर्नबिल आंसर करते हो। उसी प्रकार से अगर कल हो के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से कौन से त्यौहार को जानते हैं, तो आप कहेंगे सागा दावा, ठीक है, जो महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मोक्ष के प्रति जो है दर्शाता है। इसके अलावा यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। जैसे कि बौद्ध धर्म में भी दो शाखा होते हैं, हीनयान और महायान, और जैन धर्म में भी दो शाखा होते हैं, श्वेतंबर और दिगंबर। तो जो महायान शाखा के लोग हैं यह त्यौहार को मनाते हैं, किसको? सागा दावा को, ठीक है। सिक्किम में अन्य त्यौहार में आएंगे तो बुमचू महोत्सव जो सबसे पहले ऑप्शन में था, लहोरमफट ये भी मनाया जाता है सिक्किम में, लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है, बर्मियोक महोत्सव सिक्किम में, पांग लहबसोल ये भी सिक्किम में। तो ये सभी के सभी सिक्किम में मनाए जाने वाली प्रमुख त्योहारों में से है, ठीक है। केरल की प्रमुख त्योहारों की बात करेंगे तो ऑप्शन में निशागंधी था। अगर कल होके पूछे कि ये निशागंधी त्यौहार केरल की कौन से जगह में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। बीसू भी केरल में मनाई जाती है, मकर बिलक्कू भी केरल में मनाई जाती है, ठीक है। अट्टुकल पोंगल, पोंगल खाली कहेगा तो आप तमिलनाडु में मनाते हो जो यहाँ पर ही लिखा है, लेकिन अट्टुकल पोंगल कहेगा तो आप केरल में मनाते हो। त्रिशूर पूरम भी केरल में मनाया जाता है। ओनम भी केरल में मनाई जाती है जो 10 दिनों की त्यौहार है, और इसी ओनम के अवसर पे स्नेक बोट रेसिंग का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है केरल के अंदर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेल्लम के लिए स्नेक बोट रेसिंग। इसके अलावा तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार में आते हैं तो पोतांदु ये नव वर्ष हैं, पोंगल ये मकर संक्रांति के समय, थाईपुसम भगवान मुरुगन को समर्पित है, नित्यांजलि नृत्य महोत्सव है ना, इसमें जो है नृत्य कार्यक्रम की प्रस्तुति वगैरह होती है। तो ये सभी के सभी जो है आपके तमिलनाडु में मनाया जाने वाला
त्यौहार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बॉन्ड की बिक्री से मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब बॉन्ड की बिक्री होती है तो मुद्रा आपूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति घटती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नोटों की आपूर्ति में कमी करने से मुद्रास्फीति पे क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति अलग अलग चीज़ें भाई। आपूर्ति मतलब सप्लाई होती है, स्फीति मतलब महंगाई जब बढ़ जाती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट की आपूर्ति में कमी करते हैं तो मुद्रास्फीति जो है क्या होता है? घटता है। और जैसे ही सप्लाई ज़्यादा बढ़ाता है तो मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति तरलता पे डिपेंड करता है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, सामान ज़्यादा खरीदेंगे, सामान महंगा होने की चांसेस ज़्यादा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1935 में हिल्टन यंग आयोग के अनुसार हुआ था, है ना। इसके अलावा इसकी जो राष्ट्रीयकरण है ये 1949 में किया गया था। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसे बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसके अलावा एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, बच्चे लोग 1949 आंसर करके आ गए या फिर कोई 1935 आंसर करके आ गए, जो दिक्कत वाली बात है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड जो बीएफसी है, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, ये 1994 में स्थापित किया गया था। ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है जो मूल्य स्थिरता के लिए उत्तरदायी है। तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में बना था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में बनी थी, तो ये ध्यान रखेंगे। भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम ये 2007 में बना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सभी प्रशासित है, जो आपने ऊपर में तीनों देखा, बैंकिंग विनियम अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जो है रिसेंटली शक्तिकांत दास को दिया गया है, जो वर्तमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी है 25वें नंबर के। मुद्रा आपूर्ति चेन में सबसे अधिक तरलता M1 की होती है और सबसे कम तरलता M4 की होती है, ये ध्यान रखेंगे। M1 से लेके M2 और M3 और M4 ये मुद्रा आपूर्ति जो चेन होती है उसमें यूज की जाने वाली पैमाना है। इनके अलावा संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन मिलता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई चीज़ की घोषणा करती है तो जो भी भारतीय भूभाग में जो भी अदालत, चाहे तो हाई कोर्ट हो या जिला न्यायाधीश हो, सभी को जो है एप्लीकेबल होती है। तो ये आर्टिकल 141 में इस प्रकार के उपबंध किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के अनुसार किया गया है तथा उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के अनुसार किया गया है। तो 124 और 214 आपको ध्यान रखना है ना, कि भाई ये गठन का प्रावधान देता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी करते हैं, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार रिट जारी करते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के अनुसार अभिलेख न्यायालय है। जो रिकॉर्ड न्यायालय होते हैं, अभिलेख न्यायालय होते हैं, ये आर्टिकल 129 के अनुसार होता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 के अनुसार अभिलेख न्यायालय होती है। तो दोनों बात को ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकतम जजों की संख्या कितने होती है? 34, है ना। कितने होते हैं भाई? 34। 1+33 होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में जो जज की रिटायरमेंट एज होती है ये 65 वर्ष है, जबकि हाई कोर्ट में जजों की रिटायरमेंट एज जो है ये 62 वर्ष होते हैं। तो 62, 65, 34 जरूर ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट में फिक्स नहीं होते हैं कि आपको इतना ही न्यायाधीश होना है, ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश, 33+1 होगा। इनके अलावा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में तबादला तो होना नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट इंडिया में 25 है। तो हाई कोर्ट से न्यायाधीशों की जो तबादला होती है, जो ट्रांसफ़र होती है, ये आपका कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 127 यह प्रावधान या उपबंध करता है कि जब कभी सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी हो, तदर्थ न्यायाधीश तब नियुक्त किए जाते हैं जब वर्क लोड बढ़ जाती है, तो किसी
हाई कोर्ट से, है ना, न्यायाधीश को बुलाया जाता है वहाँ पे काम करने के लिए, और काम समाप्त होने के बाद पुनः अपने प्रारंभिक जगह पे लौट जाते हैं। तो जो तदर्थ न्यायाधीश होती है इसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं, परंतु इसमें परमिशन किसकी रिक्वायर्ड है? राष्ट्रपति साहब का, तथा जिस हाई कोर्ट से न्यायाधीश को अपॉइंट करेगा उनके चीफ जस्टिस से भी बात करना होता है। ठीक है, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना हुई थी कोलकाता में, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 1774 में किया गया था, तो ये ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो दोनों बात ध्यान रखना है, संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार किया गया था, और जो कोलकाता में आपका 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार करी गई थी। दोनों बात ध्यान रखेंगे। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? देखिए, सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, दो प्रकार के बहुआयामी गरीबी सूचकांक होता है। एक तो यूएनडीपी के द्वारा दर्शाया जाता है जो वर्ल्ड स्तर की है, और एक अपना इंडिया स्तर के एमपीआई इंडेक्स जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, है ना। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय तो लिखा नहीं है, तो बहुआयामी राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक है, मतलब वर्ल्ड स्तर वाले के अनुसार इंडिया में अब गरीबों की संख्या 16.4% रह गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन को पछाड़कर 1 नंबर पे आ गया है 142.6 जो है करोड़ जनसंख्या के साथ, है ना भाई। इसके अलावा भारत में गरीबी रेखा से संबंधित समिति में तेंदुलकर समिति प्रमुख है। कौन सा समिति भैया? तेंदुलकर समिति प्रमुख है जो गरीबी रेखा से संबंधित है। एमपीआई इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में एमपीआई इंडेक्स 2023 जो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ये कितने आयाम पे आधारित था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे एग्जाम सीजीएल के लिए। ठीक है भैया, कि कितने आयाम पर जो है आधारित था एमपीआई इंडेक्स 2023 नीति आयोग का? तो आप कहेंगे 12 आयाम पर, मतलब मानक होता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेज गिरावट हुई है। अब जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो पहले के अनुसार घट के 19.28% रह गया है, ये पहले का आंकड़ा, और ये जो है 2023 वाले की आंकड़ा एमपीआई इंडेक्स, है ना। शहरी सेक्टर में पहले 8.65% गरीबी थी, अब ये जो है घट के 5.27% हो गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये नीचे वाला जो पॉइंट था ये नीति आयोग का था, बात करते थे, और ऊपर वाले जो आपने पॉइंट देखा वो वर्ल्ड स्तर का जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार डाटा रखी गई है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, यह सभी कोशिका के कोशिकांग है। कोशिकांग क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो कोशिका है वो कई सारे पार्ट से मिलके बने होते हैं, और हर एक पार्ट को कोशिकांग कहा जाता है, यानी इनडायरेक्टली कोशिका कई सारे कोशिकांग से मिलके बने होते हैं। तो इन 4 कोशिकांग का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन से कोशिकांग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है? तो ये राइबोसोम है। राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह लेते हैं, है ना, तो ये दोनों में पाई जाती है। बाद बाकी जो अन्य 3 देख रहे हैं यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और केंद्रक, ये सिर्फ यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, न कि प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं जनरली सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है और गरीब होती है। गरीब कहने का मतलब अभाव लगे रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी मैंने 3 चीज़ बताया कि अभाव होते हैं, और भी चीज़ अभाव होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो बेसिक डिफरेंस है या फिर मेन डिफरेंस है या फिर सबसे बड़ी डिफरेंस है, ये क्या होता है कि भाई इसमें जो है आपका कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। किसमें? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जो पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट के ही उदाहरण है, जो आपका है ना पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में आ जाते हैं। कोशिका भित्ति क्या काम करता है पादपों के अंदर? तो स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करने का काम करता है। लाइसोसोम को आप क्या कहते हो? आत्महत्या का थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं
पाए जाते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल में पाए जाते हैं कौन सा, राइबोसोम, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले तंतु में विस्तार को फ्लैजिला या कशाभिका कहा जाता है। ये जो है पॉइंट शायद इस बार सीपीओ में पूछा गया था, ठीक है भाई, देखना इसकी जीवाणु कोशिका में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था जैसा मुझे याद आ रहा है ना, कि भाई गतिमान जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति में पाए जाने वाली एकल तंतु के विस्तार को क्या कहते हैं, तो फ्लैजिला या कशाभिका कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने किया था, तो दो आदमी का नाम आता है, रॉबर्ट हुक और आपका जो है ल्यूवेनहॉक का। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक डेड सेल की खोज की थी 1665 में, ल्यूवेनहॉक 1674 में जीवित कोशिका का खोज करा था। कोशिका में डीएनए केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, जो डीएनए होता है ना, फिंगरप्रिंट है ना, डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने किया था, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं। और डीएनए का खोज भी अलग आदमी ने किया था, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज भी अलग आदमी ने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर होता है, सबको एक ही में न मिलाना है। तो कोशिका में डीएनए केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। डीएनए में तो जो डीएनए है वो तो केंद्रक में पाई ही जाती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, यह कहने का मतलब है। मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। जीन को आनुवांशिकता का मूलभूत इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जीन को, ठीक है, जीन को। इसके अलावा डीएनए का घटक क्या है, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन और एडेनिन, है ना। इन सब चीज में जो है नाइट्रोजनी चीज है ये, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में समानता दर्शाती है। ये नीचे वाले लाइन का मीनिंग शायद आप नहीं जाने होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में समानता दर्शाती है। तो अभी आप कहोगे सर अभी तो आप बताएं माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में होता ही नहीं, सही में नहीं होता है जी, लेकिन समानता दर्शाता है कैसे, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें राइबोसोम 70 प्रकार के पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो आपका राइबोसोम है ये 70 प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये समानता दर्शाता है इस लिहाज से। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने प्रमुख अंग होते हैं, तो 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनका प्रमुख कर्तव्य संविधान में, है ना, संविधान में लिखे कानून का पालन करना, जिस प्रकार से लिखे हैं उस प्रकार से कानून का पालन करना और करवाना है। सिंपल सी बात है, जो कोर्ट कचहरी है। यदि किसी कारणवश कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका को अधिकार है कि उसे दंडित कर सकते हैं, जैसा कि ये बात बहुत कॉमन है, आप सभी जानते हो कि न्यायपालिका क्या होता है। बाद बाकी कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि को सहायता या सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद होते हैं। केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति का उपभोग कौन करता है, तो पीएम करता है। ये मैंने कई दफ़ा बता चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको कम आता है एग्जाम में, ज़्यादा यही आता है कि केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति, और राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल। विधायिका, भारत संघ की विधायिका को आप संसद कहते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन को राज्यसभा तथा निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। ये विधायिका में आते हैं। लेकिन अगर आपको भारत की संसद किससे मिलकर बना है तो आप फिर राष्ट्रपति को भी शामिल करना। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर पूर्ण होते हैं भारत का संसद, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो अलगाव है यह आर्टिकल 50 में किया गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे। केशवानंदी भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों की पीठ ने स्पष्ट किया था कि भारत में संसद नहीं संविधान सर्वोच्च है। ये वाली पॉइंट से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाता है। इसके अलावा केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति और राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है और राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्तमान में कौन सा भारतीय
भारतीय सुरंग दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर, लंबी के मामले में या ऊंचाई पर स्थित के मामले में, दोहरी लाइन वाली सुरंग है। ये विशेष पॉइंट इस क्वेश्चन के आंसर को अलग कर रहा है। डबल ट्यूब सुरंग कौन है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है दुनिया में? तो ये आपका सेला टनल है। अभी हाल में ही मेरे ख्याल में मार्च 2024 में उद्घाटन हुआ है। सेला टनल का निर्माण कौन किए हैं? तो BRO ने किए हैं, है ना। BRO की स्थापना बता दिए थे 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसकी उद्घाटन मार्च 2024 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। किसकी बात हो रही है? सेला टनल की, ठीक है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह असम तथा अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क मार्ग में बनाई गई है। यह दोहरी ट्यूब है, दो वाला है ना। एगो की लंबाई 1500 मीटर तक है और एगो की लंबाई 955 मीटर तक है। ध्यान रखेंगे, डबल ट्यूब वाला जो है कहेगा कि सबसे ऊंचा सुरंग कौन सा है, तो सेला टनल हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया में सबसे अधिक लंबी सिंगल ट्यूब सड़क या राजमार्ग सुरंग कहेगा ना, देखिए यहाँ पे सिंगल ट्यूब लिखा है, मतलब एक के गो रहेगा मार्ग, तो ये अटल सुरंग होगा जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और ये अटल सुरंग रोहतांग दर्रा के पास यानी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में स्थित है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा हाल में ही लद्दाख के कारगिल में सिंकुनला सुरंग परियोजना को जो है मंजूरी दे दी गई है। जब यह बन जाएगा ना तो ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सुरंग हो जाएगा, 15,000 से अधिक फीट के ऊंचाई पे, ठीक है। तो ये अभी तो बना नहीं है फिलहाल, आपको ये खाली ध्यान रखना है कि ये कहाँ बन रहे हैं, तो लद्दाख में। इसके अलावा भारत में सबसे लंबी ब्रिज अटल सेतु है जो अरब सागर पर स्थित है और अभी हाल में ही इसकी जो है उद्घाटन जनवरी 2024 में मोदी साहब के द्वारा किया गया था। इसकी लंबाई की बात करेंगे 21.8 किलोमीटर होता है ना। इसके अलावा भारत में नदी पर स्थित सबसे लंबी ब्रिज कौन सा है? तो अभी भी नदी पर स्थित सबसे लंबी ब्रिज भूपेन हजारिका ब्रिज ही है ना, जो आपका लोहित नदी पर है और 9.15 किलोमीटर की लंबाई रखता है। इसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है। भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है और यह गंगा नदी प्रणाली में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जो है ये NH-44 है, इन्हें ध्यान रखना है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम करता है। भारत में अगर सबसे लंबा रेलखंड कहेगा तो आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी होगा, और सबसे लंबा दूरी तय करने वाला एक्सप्रेस कहेगा तो विवेक एक्सप्रेस होगा। तो ये सभी के सभी बात जरूर ध्यान रखिएगा भारत के लिहाज से। अगला प्रश्न है हमारा, सोलहेम कप किस खेल से संबंधित है? तो जो सोलहेम कप है ये गोल्फ से संबंधित है और महिला से संबंधित है, इसमें सिर्फ महिला ही पार्टिसिपेट करती है। राइडर कप गोल्फ पुरुष से संबंधित है। उबेर कप महिला बैडमिंटन से तथा थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये सभी के सभी बात ध्यान रखेंगे, एगो महिला वाला अलग है, पुरुष वाला अलग है। कार्बिलोन कप टेबल टेनिस से, जो महिला खाली भाग लेती है। स्वेथलिंग कप भी टेबल टेनिस से है, इसमें खाली पुरुष भाग लेता है। डेविस कप टेनिस से है, जो पुरुष खेलता है। बैटमैन कप टेनिस से ही है लेकिन महिला खेलता है। तो आज मैंने इस फॉर्म में रखा है कि जो नामी गामी कप है कि कौन सिर्फ महिला के लिए है, कौन सिर्फ पुरुष के लिए है। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट नाम से स्पष्ट है कि हॉकी का है, लेकिन इसमें सिर्फ जो है पुरुष ही भाग लेते हैं। योनेक्स कप, थॉमस कप, सुदरीमन कप, ये सभी के सभी बैडमिंटन से संबंधित कप हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गुलजार मुख्य रूप से किस लैंग्वेज के कवि हैं? तो ये उर्दू भाषा में कविताएं लिखने का कार्य करते हैं गुलजार साहब। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जगत गुरु रामभद्राचार्य जो संस्कृत के विद्वान हैं, आप देखते होंगे इन्हें कथा कहते हुए। इनके अलावा जो गुलजार है वो हिंदी सिनेमा में गीतकार हैं वरिष्ठ, साथ ही साथ उर्दू भाषा में कविता लेखन का कार्य भी निष्पादित करते हैं। इसके अलावा गुलजार को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अलावा 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। गुलजार का ओरिजिनल नाम पूछता है तो संपूर्ण सिंह कालरा जो है इनका ओरिजिनल नाम है, ध्यान रखिएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया था, जो कोंकणी भाषा के राइटर हैं। कोंकणी भाषा आपका
है गोवा में बोली जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। प्रथम पुरस्कार के विजेता शंकर क्रूप है जो मलयाली भाषा के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी हैं जिन्होंने बंगाली भाषा में यह प्राप्त की थी 1976 में। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार का, है ना, कि भाई आशा पूर्णा देवी जो है प्रथम महिला है। प्रथम हिंदी में किसे मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो सुमित्रा नंदन पंत साहब को दिया गया था, ध्यान रखेंगे। 33वां व्यास सम्मान यह हिंदी भाषा में पुष्पा भारती को दिया गया था। 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए दिया गया था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा में संजीव को, अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को दिया गया था, है ना, और उर्दू भाषा में सादिका नवाब को दिया गया था। तो ये जो पुरस्कार वगैरह हैं इन्हें आपको ध्यान रखना है अच्छे से, है ना। सरस्वती सम्मान 2023 से जो है प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है। नाम से ऐसा लग रहा है कि प्रभा वर्मा जो है उत्तर प्रदेश से होंगे और हिंदी भाषा इत्यादि में लिखते होंगे, नहीं, प्रभा वर्मा को मलयाली भाषा के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब टेढ़ा करेगा तो ऐसे ही करेगा कि भाई प्रभा वर्मा को किस भाषा में जो है सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया, तो मलयाली भाषा। अगला प्रश्न है तिलचट्टा किस संघ से संबंधित प्राणी है? तो जो तिलचट्टा है ना वो आर्थ्रोपोडा से है। जितने भी कीट पतंग होते हैं जनरली आर्थ्रोपोडा संघ से होते हैं, जैसे चींटी हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, केकड़ा, बिच्छू, ये सभी के सभी आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जंतु जगत का, है ना। अगर पादप जगत की सबसे बड़ा संघ कहेगा तो थैलोफाइटा होगा, जिसमें जीवा का जो है कवक आ जाते हैं, शैवाल आ जाते हैं, जीवाणु आता है। थैलोफाइटा जो है ये आपका पादप जगत की सबसे बड़ा हो जाएगा, और जंतु जगत का सबसे बड़ा अभी आपने देखा भैया आर्थ्रोपोडा। मोलस्का, मोलस्का का क्या पहचान है? इसका शरीर जो है कवचनुमा खोल में ढका हुआ रहता है, जैसे सीपी हो गया, घिंगा हो गया। टीनिया, प्लेनेरिया, ये सब चपटा कृमि के उदाहरण है, और चपटा कृमि किस ग्रुप में आएंगे? तो प्लेटीहेल्मिन्थिस कहलाता है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको अलग से ध्यान रखिएगा, ये लाइन है ना, ये थोड़ा कम जागरूक वाला है, यानी कम लोग जानते हैं, एग्जाम में आ जाएगा तो दिक्कत होगा। एनिलीडा, जोंक, केचुआ, जो भी ट्यूब आकार के प्राणी होते हैं एनिलीडा फाइलम में आते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। प्रमुख कुषाण वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी। कहाँ तो भैया? पुरुषपुर। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुला कफडीसेस थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी पेशावर तथा दूसरा राजधानी मथुरा हुआ करता था। तो कोई अगर पूछे भाई कुषाण वंश की सेकेंडरी राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा, और जो आपका प्रारंभिक राजधानी था इनिशियल वो आपका पेशावर में होगा। हर्षवर्धन का प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर और दूसर का राजधानी कन्नौज में हुआ करता था। मौर्य वंश तथा गुप्त वंश की राजधानी कहाँ पर? तो पाटलिपुत्रा में हुआ करता था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट में थी। चोल वंश की राजधानी तंजौर में तथा पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम हुआ करता था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करता था, तो ये सभी ध्यान आपको रखना है। अगला प्रश्न है शीतकालीन ओलंपिक 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी अब मिल गया है, फ्रेंचाइजी फ्रांस करेंगे भैया शीतकालीन ओलंपिक 2023 की मेजबानी, 30 की मेजबानी। शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली के मिलान कर्टिना में होंगे। शीतकालीन ओलंपिक 2022 चाइना के अंदर कराए गए थे, जो 24वें क्रमांक के थे। तो 26 में जो होगा वो कौन से क्रमांक के होगा? तो 25वां, और 30 में जो होगा वो 26वां क्रमांक के होगा। ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत पहली बार 1924 में फ्रांस से किया गया था। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत, है ना, 1896 एथेंस से हुआ था। 2020 यानी 2021 में जो कराया गया था डिले होने की वजह से, तो वो कराया गया था टोक्यो जापान के अंदर। भारत को 7 पदक मिला था। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में चल रहा है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत को 2 पदक मिला है। एगो मनु भाकर और सौरभजोत की कंबाइंड जोड़ी, है ना, ब्रॉन्ज मेडल, और एगो मनु भाकर व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल, है ना, दोनों निशानेबाजी में ही आए। 2028 में जो ओलंपिक होगा लॉस एंजिलस में होगा। 2032 में ब्रिस्बेन में होगा, और 2036 में 36वां ओलंपिक भारत के गुजरात में कराए जाने की संभावना है।
फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्पेन विजेता रहा था। 2027 में भी मेजबानी मिल गई है ब्राज़ील को। फीफा जो महिला वाला वर्ल्ड कप होगा 2027 में वो ब्राज़ील में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था। 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगी, ध्यान रखेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार महिला कब पार्टिसिपेट किए थे? 1900 ईस्वी में। इंडिया भी कब पार्टिसिपेट किए थे ओलंपिक के अंदर? तो 1900 ईस्वी में, दोनों ध्यान रखेंगे, है ना। ओलंपिक रिंग को 1913 ईस्वी में सार्वजनिक किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। ओलंपिक मसाल की शुरुआत 1936 में पहली बार की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तरी सरकार, मालाबार, कोकण तथा कोरोमंडल भारत में प्रचलित तटों के नाम है, किनारा का नाम है। इनमें से कौन सा तट अरब सागर के संपर्क में पूर्ण रूप से नहीं है? तो उत्तरी सरकार और कोरोमंडल ये दोनों पूर्वी तट में आ जाएंगे। तो पूर्वी तट में जो आ जाते हैं तो ये अरब सागर नहीं, बंगाल की खाड़ी के संपर्क में हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर उत्तरी सरकार और कोरोमंडल है। अरब सागर के समीप पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो बढ़ने लगता है और दक्षिण से उत्तर की तरफ आप जाएंगे तो घटने लगता है। ये पॉइंट याद रखिएगा मेरा, जब कथन के अनुसार क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे काम आती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियों में कृष्णा गोदावरी है, कावेरी है, मालप्रभा है, घाटप्रभा है, तुंगभद्रा भी होगा, ये सब हो जाएगा। बंगाल के खाड़ी के समीप जो है, बंगाल के खाड़ी के समीप पूर्वी घाटी है। पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट के तुलना में क्या है? कम होता है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है जिंदगढ़ा है, जो आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी में स्थित है। पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है ये तमिलनाडु के नीलगिरी में होता है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये आपके सामने इमेज है जो आप ई बुक वगैरह में भी देखे होंगे। ये काठियावाड़ी तट है जो गुजरात से आपका दमन के बीच में है। कोकण तट ये दमन से गोवा के बीच में है। केनरा तट है ये गोवा से कर्नाटक और कर्नाटक से केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। ये जो उत्तरी सरकार है ये आपका पूर्वी घाट के किनारे को धोता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोरोमंडल तट भी पूर्वी तट है और डेल्टा क्षेत्र भी पूर्वी तट में आता है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका बांग्लादेश तक फैला हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? संतोष मिश्रा तबला, मीनाती मिश्रा ओडिसी, ये तो सही है। सत्यदेव पवार वायलिन, ये भी सही है। भवानी शंकर पखावज, पंडित भवानी शंकर पखावज ही बजाते हैं। मेरे ख्याल में 2022 के जैसल में भी ये पॉइंट पूछा भी गया था। तो ये संतोष मिश्रा तबला को गलत लगा दिया गया है। संतोष मिश्रा जो है सारंगी वादन से संबंधित है। अन्य सभी ऑप्शन का मिलान सही किया गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। अप्पा जलगांवकर हारमोनियम बजाते हैं। मैं वैसा ही कैरेक्टर को इस पॉइंट में रखा हूँ जो आप कम सुनते होंगे और आप जब एग्जाम में आता है तब आप आश्चर्यचकित होते हैं। तो अच्छे से सुनिए, है ना। टी.एच. विनायक घाटम से संबंधित है। शेख चिन्ना मौला नादौर स्वरम से संबंधित है। टी.आर. महालिंगम बांसुरी से संबंधित है। तोता राम पखावज से संबंधित है। चिट्टी बाबू बीना से संबंधित है। रईस खान सितार से संबंधित है। तो ये जो है आपका मतलब कम प्रचलित नाम है जो आपके याद रखने हैं। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से संबंधित है। अलका ठाकुर बांसुरी से संबंधित है। तो सुरबहार तो जानते होंगे, अलका ठाकुर को भी याद रखिएगा। अवन मिस्त्री तबला से संबंधित है ना। सीएम सुब्रमण्यम घाटम से संबंधित है। अरुण कल्ले नारायण जो आपका पंडित राम नारायण की पुत्री हैं, तो ये भी सारंगी से संबंधित है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, ये जो है बड़ा अजीबोगरीब नाम है जो आप कम सुनते होंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपने टॉपिक वाइज के सेक्शन में ये जरूर देखा होगा, सितार से अनुष्का शंकर, उस्ताद बिलायत खान, सुजात हुसैन खान, परवेज खान, निखिल बनर्जी, अरविंद पारिक, मुश्ताक अली खान, बुद्धिजीत मुखर्जी। तो मैं यहाँ से सीधे आगे बढ़ता हूँ क्योंकि आप जो टॉपिक वाइज लिए हैं या फिर आपको जो दिया गया है वहाँ पर आप देख लिए होंगे। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप के जरिए आप कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। कल हमारी कोशिश रहेगी कि रेलवे का एक वीडियो आए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।